Hi everyone, how are you? Hope you all are doing very well. So today I am going to discuss about the accounting standard 9 that is revenue recognition. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट जरूर आप करें। कहीं आपको अलग एक कुछ सजेशन देना है मुझे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ और टॉपिक्स आपको चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो टुडे का जो टॉपिक है वो है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 AS9 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है रेवेन्यू, दूसरा है रिकॉग्निशन। पहली बात है कि रेवेन्यू के बारे में हमें जानना पड़ेगा, उसके बाद हमें जानना पड़ेगा कि हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उसी को बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो पहली बात, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि रेवेन्यू और इनकम एक ही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी रेवेन्यू और इनकम एक नहीं होता है। रेवेन्यू जो होता है वो इनकम का पार्ट होता है, लेकिन मतलब इनकम में रेवेन्यू आ सकती है, लेकिन रेवेन्यू में जरूरी नहीं कि सारी की सारी इनकम आ जाए, ठीक है। अब कैसे वो बताता हूँ। रेवेन्यू जो होता है वो केवल कोर बिजनेस जो आपका होता है उससे जो इनकम आती है, आपको इससे इनफ्लो होता है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन अदर इनकम जो होती है, अदर इनकम जो कि आपकी कोर बिजनेस जो नहीं है, उसको हम रेवेन्यू नहीं बोलेंगे। तो जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश या फिर रिसीवेबल, जो कि क्रेडिट भी हो सकता है, और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइजेज। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? अगर मैं गुड्स बेचने के लिए बिजनेस चालू कराऊँ तो मेरे लिए गुड्स बेचना ही ऑर्डिनरी बिजनेस है। अगर मेरे लिए गुड्स बेचना ही ऑर्डिनरी बिजनेस है, और अगर मान लो मैंने एक मशीनरी ली थी, वो पुरानी हो गई, उसको बेच दिया, फिर भी मुझे कुछ पैसे आ रहे हैं, तो क्या मैं उसको बोलूँगा रेवेन्यू? नहीं, वो मेरी अदर इनकम है, लेकिन रेवेन्यू नहीं होगी। तो उस अदर इनकम को हम इसके हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हम इसमें केवल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, जो कि हमें गुड्स को बेचने से, अगर मेरा पर्पस जो था, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था गुड्स ही बेचना, तो उस गुड्स को बेचने से जो इनकम आ रही है, इनफ्लो आएगी, उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहली बात हम समझ गए, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में जो एक्टिविटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइजेज का। उससे जो इनफ्लो आता है, वो चाहे कैश हो या रिसीवेबल हो, उसको हम बोलते हैं क्या? रेवेन्यू। किस किस चीज़ों से आ सकती है? जैसे कि फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स हो सकता है, फ्रॉम द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो सकती है, फ्रॉम द यूज बाय अदर ऑफ इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज, ठीक है, यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड्स। कहने का मतलब ये है, एक तो दो चीज़ें तो सबको पता ही है, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज। दोनों में से अगर आप कुछ कर रहे हो, जिसको रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बोलते हैं, यानी कि सर्विसेज आप दे रहे हो या गुड सेल कर रहे हो, ये आ गई। उसके अलावा भी होती है क्या? जैसे प्राइजेस का रिसोर्स जो है, वो उसको जो अगर अदर पर्सन यूज करते हैं, उससे जो रेवेन्यू आती है, उसको भी हम इसी के हिसाब से क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। उसमें क्या आती है? मेन तीन आती है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता ही है, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, तो उसमें जो इनकम आपकी आती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। एक होता है इंटरेस्ट, और रॉयल्टी मतलब यही होता है कि आप अपने रिसोर्स को देते हो किसी को यूज करने के लिए, उसके बदले में जो आप चार्ज करते हो उसको बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। ये तीन मेन चीज़ें हैं, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड फ्रॉम द यूज बाय अदर्स ऑफ इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज, ओके। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर एजेंसी रिलेशनशिप आपका है तो उस टाइम में रेवेन्यू जो होगा वो अमाउंट ऑफ कमीशन ही होगा, बिकॉज रेवेन्यू जो होगा वो अमाउंट ऑफ कमीशन ही होगा। क्यों होगा अमाउंट ऑफ कमीशन? बिकॉज जो सारा का सारा आपने बेचा है, वो सारा का सारा आपका नहीं, वो प्रिंसिपल का होगा। अगर आप एजेंट है तो आपके लिए रेवेन्यू क्या होगी? जो आप उस पर कमीशन कमा रहे हो, तो इसलिए आपका जो रेवेन्यू का पार्ट होगा वो केवल और केवल क्या होगी? कमीशन होगी, ना कि ग्रॉस इनफ्लो, क्योंकि ग्रॉस इनफ्लो आपका रेवेन्यू है ही नहीं, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है एट द टाइम ऑफ सेल, वो हम डिडक्ट कर देंगे रेवेन्यू निकालने के लिए, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं टॉपिक का मेन जो पर्पस है वो है रेवेन्यू को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेल ऑफ गुड्स को, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो कि पैरा 11 में बताया गया है कि ये तीन कंडीशंस को आप अगर सेटिस्फाई करते हैं तभी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स।
यानी कि आप ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हो गुड्स के टाइम में। ऑनरशिप क्या होती है, तो गुड्स अगर आप किसी को बेचते हो तो ऑनरशिप नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस में जो होता है वो होता है कि आप इनवॉइस इशू कर रहे हो। इनवॉइस इशू जैसे ही कर दिया यानी कि आपने ऑनरशिप दे दिया है। रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे ट्रांसफ़र करते हो, इनवॉइस के साथ ही जाती है, बट डिलीवरी अगर आपने नहीं किया, आपके पास है तो रिस्क आपके पास ही है ना अभी तक। तो इस समय डिलीवरी जब आप कर देते हो गुड्स की तो बोलेंगे कि आपने रिस्क और रिवॉर्ड जो वो ट्रांसफ़र कर दिया है। दूसरी है कि नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन के रिगार्डिंग कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। दूसरा है कि ऐसा ना हो कि उसके कलेक्शन में कोई अनसर्टेनिटी हो, यानी कि नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन, यानी कलेक्शन में भी सर्टेनिटी ही हो, नो अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो रेवेन्यू कैन बी रिकॉर्डेड ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल थ्री कंडीशन। एक की बात नहीं कर रही, तीनों। यानी आपको सबसे पहले ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी कर दिया है आपने, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर दिया है, कलेक्शन और कंसिडरेशन और उसका जो कलेक्शन है वो क्या सर्टेन है। देन आप अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी रिकॉग्नाइज मतलब वही रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू बुक्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा है कि रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज में कैसे करेंगे, तो रेंडरिंग सर्विस में बोल रहा है, ये पैरा 12 इसके साथ डील करता है कि उसमें आप ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करती हो, जो फॉलोइंग कंडीशन है, तो आप बोल सकते हो कि आप कर सकते हो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज। सर्विस जो है बीइंग परफॉर्म्ड एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने ये बोल रखा है कि परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से मैं करूँगा तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से आप करो, या फिर कंप्लीटेड सर्विस मेथड से करोगे तो कंप्लीटेड सर्विस मेथड से करो। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर कंप्लीटेड सर्विस मेथड बोला गया है तो इसका मतलब ये होगा जब तक कि पूरा का पूरा सर्विस जो आप दे रहे हो, रेंडर करो, वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप एक भी रुपया रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। यानी कंप्लीशन होगी तभी करोगे आप, अगर ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका बना हुआ है। लेकिन अगर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड आप लोगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जा रहे हो वैसे वैसे आपको मनी मिलता जा रहा है, वैसे वैसे आप रिकॉग्नाइज करते जा रहे हो। तो एक तो ये हो गई कि ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करो, जैसा भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वैसा आप कर रहे हो। दूसरा, नॉन सर्टेनिटी ऑफ रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड कलेक्शन, यानी कि पैसे वाला तो इसमें भी रहेगा कि आपका कंसिडरेशन जो है वो सर्टेन होना चाहिए, साथ ही साथ कलेक्शन जो उसका है वो भी सर्टेन होना चाहिए कि वो होगा ही। सर्टेनिटी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अनसर्टेन कोई भी चीज़ इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो ये हो गई रिगार्डिंग सर्विसेज। अब है दूसरा, यूज ऑफ इंटरप्राइजेज रिसोर्स बाय अदर, यानी कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड के बारे में वो पैरा 13 इसके साथ डील करता है। इसमें बोलता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो ऑन टाइम प्रपोर्शन बेसिस पे होता है। आप एक पॉलिसी फॉलो करते हो कि हाँ इस टाइम पे इतना इतना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, उस टाइम पे आप क्या करोगे, अपना रिकॉग्नाइज करोगे, तो इसका कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। रॉयल्टी का बोल रहा है ऑन एक्रूअल बेसिस एज पर द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट बनाते हो उसमें एक्रूअल बेसिस पे आप कर सकते हो। डिविडेंड में बोलता है कि व्हेन ऑनर्स राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश, और कब राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होती है ऑनर्स की, तो अगर फाइनल डिविडेंड है तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम में, तब हो जाता है। अगर इंटरिम है तो बोलते हैं कि व्हेन डिक्लेयर एट बीएम, बोर्ड मीटिंग, क्योंकि आपको पता ही है ना बोर्ड मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होती है, बोर्ड मीटिंग में। तो बोर्ड मीटिंग जैसे होगी, डिक्लेयर बोर्ड मीटिंग में हो गया, आप रिकॉग्नाइज कर दो। लेकिन अगर फाइनल डिविडेंड है तो वो एजीएम में ही होगी, तो आप एजीएम में उसको रिकॉग्नाइज कर दो। तो ये थी हमारी तीनों के बारे में। और इसमें भी प्लस पॉइंट ये है कि ये तो अलग अलग है, इनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक आपको कंडीशंस सेटिस्फाई करने होंगे। साथ ही साथ वो तो प्लस पॉइंट है, कौन सा, नॉन अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड देयर कलेक्शन। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन। पैरा 10 करता है कि जब एबिलिटी टू असेस अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी, यानी कि एक रीजनेबल सर्टेनिटी जो होती है उसके हिसाब से कलेक्शन का, जो अल्टीमेट कलेक्शन का जो है वो एबिलिटी असेस करने का अगर लैक हो जाता है एट द टाइम ऑफ रेजिंग द क्लेम, जब आप क्लेम रेज कर रहे हो तभी आपको वो लैकिंग आपको समझ में आ रही है कि यार ये सर्टेनिटी नहीं है, तो रेवेन्यू का रिकॉग्निशन जो होगा वो पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया तब सर्टेनिटी थी, लेकिन उसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ असर्टेनिटी लग रही है, लैक उसमें आ रहा है,
तो हम उसमें क्या करेंगे, एक प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड इंस्टीड ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट प्रीवियसली रिकॉर्डेड। वो अमाउंट जो प्रीवियसली हमने रिकॉर्ड किया था उसको रिड्यूस रिड्यूस नहीं करके हम एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यही था हमारा AS9। देखा जाए तो बेसिकली मैंने बहुत जल्द ख़त्म करने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच आपको देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।